हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। प्यार है या सजा की स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो नए देखने सुनने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। तो मैंने कल जहाँ से स्टोरी को छोड़ा था मैं वहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करती हूँ प्यार या सजा की स्टोरी को शुरू। सरिता चंपा के पेड़ के नीचे बैठी थी और उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी। सूरज भी जुदाई देकर और मुस्कुराने का वादा लेकर चला गया था। देखो तो चंपक लाल, मैं मुस्कुरा रही हूँ, तुम गवाही देना इस बात की। और चंपक लाल ने लहरा लहरा कर फूलों की बारिश सरिता पर कर दी थी। सागर रास्ते भर कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनता रहा। रह रहकर उसे सरिता का चेहरा नजर आ रहा था। शाम तक वो घर पहुंच चुके थे। आते ही अपने रूम में आ गया। खुद को तो सरिता के पास ही छोड़ आया था और अपने साथ ले आया था। सरिता की यादें, उसकी मुस्कुराती आंखें, उसका खूबसूरत चेहरा और उसकी निगाहें जिसमें उसका इंतज़ार छोड़ आया था। उसके साथ बिताए हर लम्हे का खूबसूरत और प्यारा एहसास। वो नहीं जानता था प्यार में ऐसी हालत हो जाती है। दिलबर के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे सब बेजान लग रहा था। प्यार दर्द का दूसरा नाम, किसी ने सच ही कहा है। प्यार में जुदाई का दर्द और दर्द इंसान को कमज़ोर बनाता है। लेकिन वो सरिता के प्यार को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगा और जल्द ही अपने करियर में सक्सेस होकर हमेशा के लिए अपनी सरिता को अपने पास ले आएगा। एक पल को भी खुद से जुदा न होने देगा उसे। उसका हर सपना पूरा करेगा। उसे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने सीने से लगा कर रखेगा। खुशी से आंखें चमक रही थी। उसने फैसला कर लिया था, अब से अपने करियर बनाने में उसे पूरी मेहनत करनी है। सरिता डूबते सूरज को देख रही थी, फिर अंदर जाकर बरामदे में ही बैठ गई। आज उसका मन टीवी देखने को नहीं कर रहा था, ना ही कोई मैगजीन पढ़ने को कर रहा था। प्रेमा भी बरामदे में आ गई। सरिता उसकी गोद में लेट गई थी। उसे बड़ा सुकून मिला था माँ की गोद में लेटकर। प्रेमा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, बहुत थक गई है सरिता, ऐसा लग रहा है। हाँ माँ, इतने दिनों का होमवर्क बाकी था इसीलिए। सरिता अपने मन के भाव चेहरे पर न आने देने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जानती थी वो ज़्यादा समय तक अपनी उदासी को नहीं छिपा पाएगी। उसने बहाना बनाकर कहा, माँ मुझे बाकी का होमवर्क करना है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। बाबा आएंगे तब बुला लेना, हम लोग साथ ही खाना खाएंगे। कहकर सरिता अपने कमरे में चली आई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और स्टोरी में यूं ही बने रहें। सुबह जल्दी उठकर सरिता माधुरी के घर आ जाती है। दरवाज़ा खुला हुआ था। सरिता ने देखा माधुरी तैयार हो रही थी। वह चुपचाप उसे देखने लगी। वह अब महंगी साड़ी कपड़े पहनने लगी है और मेकअप भी करने लगी है। उसका रंग रूप भी निखरता जा रहा है। माधुरी सरिता को देखकर उसके पास आती है। सरिता उसे चुप रहने का इशारा करके उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। माधुरी हैरान होती है कि सरिता इस तरह उसे कहाँ ले जा रही है। माधुरी बार बार कहती है, तू मुझे खींचकर कहाँ ले जा रही है। सरिता चुप रहती है और उसे चंपा के पेड़ के पास ले आती है। दोनों चबूतरे पर बैठ जाती हैं। सरिता उसे परखने वाली नज़रों से देखती है। वो माधुरी की नज़रों में वो देखना चाहती थी जो सोच रही थी, जिसका उसे डर था और उसे महसूस हो रहा था जो वो सोच रही थी। लेकिन जो माधुरी के मुंह से सुनना चाहती थी वो गुस्से से बोली, देख मधु, मुझे सच सच बता दे, मुझसे अब तू कुछ भी मत छिपा। आभा दीदी की शादी में ना आने की वजह क्या थी, बता ज़रा। फ्रेंड्स, अब माधुरी की बातें आप गौर से सुनिएगा। ये भी एक समाज का बुरा सा सच है, कड़वा है मगर सच है। माधुरी जानती थी कि सरिता समझ गई है, वो उससे सच नहीं छिपा सकती। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। सरू, तू जो सोच रही है वही सच है। मैं हार गई हूँ इस गरीबी और तंगहाली की ज़िंदगी से। कब तक अपने पेट और शौक को मारती रहूँगी, तू ही बता। मेरी माँ ने क्या पाया अपनी जवानी बर्बाद करके। मरने के कगार पर पहुंच चुकी है वो। तू क्या चाहती है तेरी मधु भी ऐसी ज़िंदगी गुजारे। औरत का बदन मर्द के लिए बस एक खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है सरू। मेरे इस बदन को कल को मेरा पति मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र बांधकर हर रात मेरी इच्छा अनिच्छा जाने भी न रोंदेगा। वो इसे अपनी जागीर समझेगा और मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा, बस 2 वक्त की रोटी और तन भर कपड़ा। फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे और मेरी जवानी ढल जाएगी तो वो अपना सुख बाहर ढूंढने लगेगा। और यदि माँ की तरह भी मैं भी बेटा पैदा न कर सकी तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो मेरी माँ का हो रहा है।
मैं ऐसी नार की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। सरू, सेठ मेरे सारे नखरे उठाता है, मुझे बहुत खुश करने की हर कोशिश करता है, चाहे उसका मतलब ही सही, लेकिन वो उसकी कीमत भी तो दे रहा है। जो उसे चाहिए वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो मुझे बिन मांगे दे रहा है। चाहे समाज की नज़र में यह पाप है तो मैं पापिन ही सही, लेकिन उस पाप के बदले मेरी माँ की ज़िंदगी बच गई है और मेरी बहनों का संसार बच जाएगा। मेरा यह कदम 3 जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाएगा। सरू, बता, क्या यह सौदा महंगा है? इस ज़माने में हर मर्द अपनी बीवी को हमेशा जवान और खूबसूरत देखना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति का नियम यही है। सेठ बहुत रोमांटिक है, जबकि बाईजी धर्म कर्म में ही लगी रहती है, ऊपर से बेडौल। वो सेठ को वो सब कुछ नहीं दे पाती जो उसे चाहिए। सेठ मुझसे बोला, माधुरी, मैं अपना मन मारकर अधूरा अधूरा जीवन जी रहा हूँ। तू चाहे तो इस कमी को पूरा कर सकती है। मैं तेरी सारी गरीबी दूर कर सकता हूँ। तू सोच लेना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। 2 दिन हुए जब बाईजी पीहर चली गई। अब मेरा सेठ घर में अकेला ही था। उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। मुझे अपने पास बैठाकर कहा, देख माधुरी, मैंने जब से तुझे देखा है मेरे मन की अतृप्त भावनाएं जाग गई हैं। मैं तेरी खुशी का पूरा ख्याल रखूँगा, बस तू मुझे खुश कर दे। मैंने कहा, सेठ जी, यह सब गलत है, ऐसे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। बाईजी यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम गरीब सही सेठ, मगर बदनाम नहीं हैं। सेठ बोला, मैं वादा करता हूँ ये बात हम दोनों के सिवाय कोई नहीं जान पाएगा। हम पूरी सावधानी रखेंगे। और फिर मैं भी विमला की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि ये गलत है, लेकिन हम दोनों की ज़रूरत एक दूसरे से पूरी हो सकती है और यह किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी गैर मौजूदगी में ही मैं कुछ करूँगा। मुझे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा और तू भी हमेशा सावधान रहना। तेरी बाईजी को हम कभी भी पता नहीं चलने देंगे। सरिता उसकी बात सुनकर उस समय माँ की हालत, बाबा की मारपीट, कल्ली और मीना का भविष्य सब याद करके मैंने सेठ की बात मान ली और अपनी काया सेठ को सौंप दी। ये क्या है सरिता? सिर्फ मिट्टी है। मेरी आत्मा तो लेकिन फिर भी पवित्र ही है। मैं नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, लेकिन यह ज़रूर जानती हूँ कि सेठ वफादार है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। सरिता कुछ बोल नहीं पा रही थी। बोले भी तो क्या, माधुरी तो अपना सब कुछ दांव पर लगा ही चुकी थी। अब कोई चारा नहीं था उसे समझाने का। सरिता माधुरी को गले लगा लेती। सरिता बोली, मधु, तू दूसरों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही है। वह कोई पाप नहीं है। अपने मन पर बोझ मत रख। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीने वाले बहुत कम होते हैं इस संसार में, और तू उन बिरले लोगों में से है। तेरे अपने कोई सपने नहीं है, कभी अपना घर परिवार नहीं बसा पाएगी। इसका तुझे जरा भी अफसोस नहीं? कितनी खुशी और सहजता से सब स्वीकार कर लिया। तू बड़ी अच्छी है माधुरी, तू बिल्कुल गलत नहीं है। जो कारण तूने बताया है, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये सब नहीं कर सकते। अपने परिवार, अपनी माँ बहनों की खुशी के लिए तू इतना बड़ा बलिदान दे रही है। मुझे तुझ पर कोई शिकायत नहीं है। माधुरी बोली, इन आँखों ने कभी अपने लिए कोई सपना देखा ही नहीं सरिता। अफसोस कैसा? और मैं जब जीवन में कभी ऐसा सपना देख भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि यह मलिन शरीर अब किसी के लायक नहीं बचा। और मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि पैरों में मसले फूल कभी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। और घर गृहस्थी एक मंदिर की तरह होती है, जिसका देवता पति होता है और उसका घर मंदिर के समान। यही कहा ना तूने? मैंने तुझसे यही तो सुना है हमेशा। प्रेमा मौसी तुझे यही तो समझाती है ना? तो क्या ये मेरे लिए नहीं है? लेकिन मैंने अपना शरीर मेला कर लिया है। अब कभी ऐसा सपना देखने की कोशिश भी नहीं करूँगी। माधुरी की आंखें छलक पड़ी। आज वो जी भर कर रोना चाहती थी। उसके मन का बोझ हल्का कर लेना चाहती थी। हमेशा उसने अपने आंसुओं को छिपाकर सहज बने रहने की कोशिश की थी। आज रोक नहीं पा रही थी खुद को। सरिता ने भी उसे रोका नहीं। वो भी चाहती थी मधु अपने मन का सारा दुख बहा दे, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल जाए। बहुत देर रोने के बाद अपने आप को संभाला और बोली, मुझे तुझे बताकर बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है। मन का बोझ थोड़ा कम हुआ। वैसे मैं जानती हूँ यह बात तू किसी से नहीं कहेगी। मुझे तुझ पर खुद से ज़्यादा यकीन है। फिर भी कहती हूँ, मेरा यह राज हम दोनों के बीच ही रखना सरिता, वरना बदनामी का बोझ बड़ा भारी होता है। मैं गरीब ये नहीं उठा पाऊँगी। सरिता कहती है, ऐसा कहकर तू हमारी दोस्ती को बदनाम ना कर मधु। यह राज मेरे सीने में हमेशा दफन रहेगा। भरोसा कर और तू सावधानी रखना, कहीं कोई बच्चे वाली समस्या ना आ जाए।
हाँ सरिता, वैसे तो बाई जी अभी 8-10 दिनों के लिए पिहर गई है, पता नहीं आने के बाद क्या होगा। वैसे सेठ का एक फार्म हाउस भी है बाहर से दूर का, कह रहा था विमला आ जाएगी तो तुझे वहाँ साफ सफाई के बहाने ले जाया करूँगा, इस तरह उसे पता भी नहीं चलेगा। सरिता बोली, वैसे मुझे तेरे सेठ के साथ कैसा लगता है, ज़्यादा ज़बरदस्ती तो नहीं करता? नहीं सरू, सच कहूँ तो बुरा आदमी नहीं है, दिल का अच्छा है, मुझे इज्जत की नज़रों से देखता है, मुझे अपने हाथों से खिलाता है, वो अच्छा इंसान है। लेकिन वह बहुत मजबूर है, वो जैसी ज़िंदगी चाहता है उसमें मालकिन साथ नहीं देती। बस यही वजह है कि उसकी भी मजबूरी है और मेरी भी अपनी मजबूरी, दोनों की मजबूरियों ने हम दोनों को मजबूरी के रिश्ते में बांध दिया है। उसने मुझे खुद पर अधिकार सा दिया है। बहुत हंसी मजाक करता है, ऐसा लगता है वो 40 का नहीं कोई 20-22 साल का ही लड़का हो। सच कहूँ तो मुझे भी उसका साथ अच्छा लगता है। सरिता ने देखा माधुरी का चेहरा अब खुश सा नजर आ रहा था। उसने कहा, चाहे कि जिस भी कीमत पर मिली हो, बस ये हंसी और खुशी हमेशा तेरे साथ रहे मधु, तू हमेशा खुश रहे। खुशी का कोई रंग नहीं होता, चाहे मजबूरी के रिश्ते से ही सही, तुझे खुशी तो मिली, गॉड करे तू हमेशा यूं ही खुश रहे। माधुरी सरिता के गले लग जाती है, बोली, वैसे सरू, उस भगवान ने खूब झगड़ा करना है मुझे, लेकिन यार एक बात के लिए उसे थैंक तो कहना ही पड़ेगा कि तेरे जैसी सहेली देकर उसने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तू जानती है, माँ के बाद मुझे तुझसे ही हिम्मत और तसल्ली मिलती है, और मर्द के रूप में सेठ से। ये दोनों रिश्ते मेरे लिए बहुत ही अनमोल हैं। सरिता बोली, मैं मानती हूँ, कान्हा जी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तू भी यदि ये सब कुछ कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी मर्जी ज़रूर शामिल होगी, वरना हम खुद से तो कभी कुछ नहीं कर पाते, ये तू हमेशा ध्यान रखना। माधुरी बोली, वैसे सरिता, हर अधूरा इंसान खुद को पूरा करने के लिए कोई साथी ढूंढता है, और उसे वो साथी मिलता है तो ज़रूर ऐसा होना तय होता होगा, ये तो मैं भी मानती हूँ। शायद सेठ का और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही बेनाम सा रिश्ता है जो पूरा होकर भी हमेशा अधूरा रहेगा। हम एक दूसरे की ज़रूरतों को तो पूरा कर सकेंगे, लेकिन खुद को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सरिता ने कहा, हाँ वो तो है। माधुरी थोड़ी शरारत से बोली, वैसे सरू, सेठ के हाथों में जादू है, बड़ा खिलाड़ी निकला, मैं तो टूटे पत्ते की तरह बिखर गई। शट अप मधु, तू मुझसे इस तरह की बातें ना कर, सरिता ने नाराजगी से कहा। माधुरी बड़ी शरारत से बोली, तुझसे हर बात शेयर किए, अब तक घटिया ही सही, मगर मैं इस एहसास से गुजरी हूँ तो शेयर तो तुझसे ही करूँगी ना। देख, होने होने में फ़र्क होता है, देख मेरा तो सौदा हुआ है, लेकिन एहसास तो नया है ना। जानती हूँ तू हर जवान लड़की के मन में इस एहसास की कितनी सुंदर और मीठी तस्वीर होती है। तो फ्रेंड्स, आज का टाइम हो चुका है, अब कल के लिए स्टोरी को यहीं छोड़ती हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया, और यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।